स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स, आज मैं जो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु लेने वाला हूं वह है विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर। विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर इसको कहते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। ये हम सुनते तो काफी शब्द हैं, इस शब्द को काफी दफे सुनते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? देखिए, साधारण अर्थों में जब एक देश की मुद्रा इकाई के बदले में अन्य देशों की मुद्रा की इकाई जितनी प्राप्त होती है उसकी माप जो कहलाती है, एक देश को एक मुद्रा की इकाई के बदले में दूसरे देश की कितना मुद्रा इकाई प्राप्त हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय दर। शेयर्स, एक परिभाषा ले लेते हैं, एक दो परिभाषा। शेयर्स कहते हैं, शेयर्स चलन मुद्राओं के, शुरुआत लिख दे रहा हूं दो अक्षर, चलन मुद्राओं के परस्पर, चलन मुद्राओं के परस्पर विनिमय को, किसको? विनिमय को। चलन मुद्राओं के परस्पर विनिमय को क्या कहते हैं? विनिमय को विदेशी विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय कहते हैं। ये इनकी परिभाषा है शेयर्स की, तो इन्होंने समझाने का प्रयास किया। और इसी तरह से क्राउथर, कौन? क्राउथर। क्राउथर कहते हैं कि एक देश के पास जो मुद्रा है, एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में, एक देश की क्या है? एक इकाई की मुद्रा इकाई, एक इकाई, एक इकाई मुद्रा की जो भी है, विदेशी विनिमय दर से अभिप्राय किसी देश की, विदेशी विनिमय दर से अभिप्राय किसी देश की, एक मिनट, विनिमय दर, ये जो है कौन है? विनिमय दर। कौन है? विनिमय दर। विनिमय दर, क्राउथर कह रहे हैं विनिमय दर एक देश की इकाई की, एक देश की इकाई मुद्रा की के बदले दूसरे देश की, शब्द क्या लगा रहे हैं? विनिमय दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले में, इकाई मुद्रा के बदले में दूसरे देश की जो इकाइयां प्राप्त होती हैं उसकी माप क्या कहलाती है? विनिमय दर। विनिमय दर। विनिमय दर कहलाती है। ये देखिए परिभाषा है, इनके द्वारा समझाई गई। जो एक सामान्य शब्द में हमने समझा कि एक देश के पास जितना भी मुद्रा है उसके बदले में दूसरे देश की कितनी मुद्रा मिल जाएगी, तो यह क्या कहलाती है? विनिमय दर कहलाती है। शेयर्स की परिभाषा हमने देखी और क्राउथर की देखी। आगे हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो ये चलन मुद्राएं हैं इसे हम कैसे समझाने का उदाहरण सहित समझाते हैं और साथ में इसके प्रकार भी बताने की कोशिश करते हैं। विदेशी विनिमय दर जैसे हम समझे, उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए एक पौंड जो है, एक पौंड जो है 80 रुपए के बराबर है। किसके बराबर? 80 रुपए। तो ये क्या है? मान लिया जाए अभी देशी मुद्रा के रूप में समझ रहे हैं। किसमें? देशी मुद्रा। देशी मुद्रा के रूप में समझ रहे हैं, यानी कि हमको भारत के रूप में कितना मिलेगा एक पौंड के बदले में। जी सर। अगर हम ये समझना चाहें विदेशी मुद्रा के रूप में
विदेशी मुद्रा के रूप में समझना चाहें, विदेशी मुद्रा में, तो हो जाएगा 1 रुपया बराबर 1/80 पौंड मिलेगा। 1/80 पौंड मिलेगा, अर्थात इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 0.125। कितना? 0.125। तो अब ये देखिए, हमने दोनों तरीके से ही इसको बताने की कोशिश की। 1 पौंड के बदले में कितना रुपया मिलेगा? 80। अगर ब्रिटेन का पौंड है तो 80 रुपए मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको विदेशी मुद्रा में समझाएं, 1 रुपए के बदले में हमको कितना देना पड़ेगा पौंड, ये देखना चाहते हैं, तो 1/80 पौंड और कितना 0.125 पौंड, इतना ही मिलेगा, 1 से काफी कम। तो अब हम समझते हैं, इसी को और समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण सहित विदेशी विनिमय दर को, कि जो हमको चीजें मिल रही हैं, अगर मान लिया जाए ये अनुकूल भी हो सकती हैं और प्रतिकूल कब होंगी देश के लिए, कब ये अच्छा सही रहेगा, तो हम समझाने की कोशिश करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दर कौन सी दर है। अनुकूल और हाँ, ये तो सिंपल है कि जो हमने ये किया, ये हमारे देश के फेवर में कब होगी, कब हमारे अगेंस्ट होगी। ऐसे ही विदेशी मुद्रा के रूप में लें तो कब हमारे देश पक्ष में होगी, कब विपक्ष में होगी। मान लिया जाए हम देशी मुद्रा के रूप में बता रहे हैं, हमारे पास क्या है, ये फॉरेन एक्सचेंज अनुकूल, यानी कि हमारे फेवर में, इन फेवर ऑफ आवर कंट्री, और ये है प्रतिकूल। ये क्या कहलाएगा, प्रतिकूल विनिमय दर। क्या है ये, विनिमय दर है। क्या है, विनिमय दर। प्रतिकूल, अनुकूल विनिमय दर और प्रतिकूल विनिमय दर। अभी मैंने उदाहरण दिया आपके लिए कि 1 पौंड इजिकल टू 80 रुपया। ये हम समझ रहे हैं अनुकूल देशी मुद्रा में। किसमें, देशी, देश की मुद्रा में, देशी मुद्रा में ये चीज समझ रहे हैं कि 1 पौंड इजिकल टू 80 रुपया। इसमें क्या हो, 80 रुपए से कब ये हमारे फेवर में होगा, अगर यही दर घट के 80 की बजाय ये हो जाए, कम हो जाए विनिमय दर, और क्या हो जाए 78 रुपए। कितना, 78 रुपए। 1 रुपए पाने के लिए अब हमको कितना खर्च करना पड़ रहा है, केवल 78 पौंड। तो 78 पौंड जब देने होंगे तो ये की बजाय ये जब हो जाए, सॉरी 1 पौंड इक्वल टू 78 रुपए। कितना, 1 पौंड में 80 रुपए की बजाय 78 रुपए में मिल जा रहा है, तो ये क्या होगा, देशी मुद्रा के रूप में ये क्या हो जाएगा, हमारे अनुकूल हो जाएगा। हमको कितने खर्च करने पड़ रहे हैं, कम खर्च करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए कि अब यही 1 पौंड 78 रुपए ना होकर ये भी नहीं, और अगर ये हो जाए 82 रुपीस, क्या हो जाए 82 रुपीस। जब ये 82 रुपीस होगा तो ये क्या हो जाएगा, तब प्रतिकूल हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, अनुकूल की बजाय, क्योंकि जब अनुकूल तब होगा देशी मुद्रा में जब 1 रुपए 80 के बजाय वो 78 रुपए हो जाए, तब वो अनुकूल था। लेकिन अगर 82 रुपए हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। प्रतिकूल माने 1 पौंड प्राप्त करने के लिए हमको ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो ये प्रतिकूल बन गया। अब हम पढ़ते हैं विदेशी मुद्रा के रूप में। किसमें, विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा के रूप में। मान लिया जाए, अब लिखेंगे यहां 1 रुपए में कितने मिलते हैं, मान लिया जाए 4 सेंट मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 4 सेंट मिल रहे हैं। अगर इस ये पहले वाली स्थिति के बजाय अगर ये 5 सेंट मिलेंगे तो इसकी वृद्धि होने पर 5 सेंट मिलेंगे 4 की बजाय, तो ये विदेशी मुद्रा के रूप में मेजरमेंट हमारे अनुकूल होगा। मान लिया जाए ये 1 रुपया जो है वो बराबर हो जाए 4 की बजाय 3 सेंट, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये प्रतिकूल हो जाएगा। अभी हमने समझा कि अनुकूल और हमारे फेवर में कौन सी चीज होगी और अनुकूल प्रतिकूल में कौन सी चीज होगी, हमारे अगेंस्ट कौन सी चीज जा रही है। अब हम समझना चाहते हैं विनिमय दर के प्रकार, कैसे विनिमय दर के विभिन्न प्रकार हैं और वो कैसे देश की व्यवस्था में लागू होते हैं और क्या उनके अर्थ हैं, ये समझने की कोशिश हम करते हैं। अब है विदेशी विनिमय दर के 2 प्रकार पढ़ रहे हैं हम, वो तो स्थिति है। अब पढ़ रहे हैं प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं। स्थिर विनिमय दर, क्या है, स्थिर विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर और लोचपूर्ण विनिमय दर। और कौन सी, लोचपूर्ण विनिमय दर। देखिए अब हमको समझना है
ये स्थिर विनिमय दर क्या होती है, इनके अर्थ समझते हैं, सभी कुछ यही समझ लेते हैं कि ये क्या है और ये क्या है। स्थिर विनिमय दर वह दर होती है जिसे सरकार के द्वारा और केंद्रीय बैंक आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जिस जो क्या होता है बिल्कुल फिक्स तरह की रहती है, जो क्या रहती है लगभग स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर रहती है, इसमें बदलाव बहुत कम आते हैं और ये नियंत्रण में बनी रहती है। और लोचपूर्ण विनिमय दर क्या है? लोचपूर्ण विनिमय दर वह दर है जो सरकार का जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि ये किसके द्वारा निर्धारित होती है? मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। किसके द्वारा निर्धारित होती है? मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। बाजार में स्वतंत्र रूप से ये निर्धारित होती है लोचपूर्ण विनिमय दर। इसे हम अभी थोड़ी देर में समझते हैं। पहले स्थिर विनिमय दर का इतिहास समझते हैं, ये कब से स्टार्ट हुआ। मान लिया जाए अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं तो लगभग इसकी दो प्रणालियां थी। पहली थी स्थिर विनिमय दर को पहले क्या किया जाता, स्वर्ण में निर्धारित करते थे स्थिर विनिमय दर कि भाई एक देश का सोने में मान निकाल लिया और दूसरे देश का भी सोने में मान निकाल लिया और उनको बदल लिया आपस में। तो इस तरह से स्वर्ण में विनिमय दर होती थी। स्थिर विनिमय दर किसमें चली थी? स्वर्ण में। तो पहली कौन सी दर पढ़ेंगे हम? स्वर्ण विनिमय दर, स्वर्ण विनिमय दर। हाँ, और इसको और क्या कहते हैं? पर मिंट वैल्यू। क्या कहते हैं? पर मिंट वैल्यू। और क्या कहते हैं? पैरिटी वैल्यू, पैरिटी वैल्यू भी कहते हैं। तो ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि आपको तो सोने में बदलना है। एक देश की मुद्रा में कितनी सोना की मुद्रा मिल रही है और आपके देश में कितनी मिल रही। मान लिया जाए उदाहरण के रूप में समझते हैं कि इंग्लैंड में 1 पौंड के बदले में 4 ग्राम सोना मिलता है। कितना? 4 ग्राम। और अमेरिका में $1 के बदले में 1 ग्राम सोना मिलता है। कितना मिलता है? 1 ग्राम। 1 ग्राम मिलता है। अब बताइए इनमें ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हुआ कि भैया इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। 1 पौंड के बदले में 4 ग्राम सोना मिल रहा है तो इनकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये अनुपात क्या हो जाएगा? ये जो अनुपात बनेगा ये बनेगा 1:4 का। किसका? 1:4 कि दो स्थिति स्वर्ण विनिमय दर हमने समझ लिया और ये 1920 से स्टार्ट हुई थी। कब से स्टार्ट हुई थी? लगभग 1920 में। और जो हम विनिमय करते थे वे दोनों की अपनी अपनी स्वर्ण में माप लिया। अब यह है कि वैल्यू वहां कम मिल सकता है, सोना ज्यादा मिल सकता है, तो उसी अनुपात में मुद्रा को देना पड़ेगा। यानी कि 1 पौंड के बदले में अब कितना देना पड़ेगा? 1 पौंड 1 है, पौंड कितना है? 1, और उसके बदले में कितने डॉलर मिलेंगे? 4। क्योंकि हमने ये बता दिया भैया सोने में हर देशवासी अपनी अपनी मुद्रा को नाप लेते थे और उसके बाद वे किसमें परिवर्तित करते थे? अपनी मुद्राओं में परिवर्तित करते थे जो चलन में होती थी। अगली है चीज ब्रेटन वुड मुद्रा प्रणाली। कौन सी? ब्रेटन वुड्स मुद्रा प्रणाली। ये समझिए ऐसा हुआ कि जगह है तो इसमें सीधी सी बात है, इन्होंने कहा कि अमेरिका को हम क्या मान लेते हैं? सर्वोच्च मुद्रा। स्वर्ण की जगह किसको मान लिया गया? अब मूल्यवान मुद्रा अमेरिका की मुद्रा को। किसमें? किसको? डॉलर को क्या मान लिया गया? महत्वपूर्ण। स्वर्ण की जगह किसको शामिल कर लिया गया? डॉलर को। सभी मुद्राओं को किसमें बदला जाएगा? मुद्राओं को परिवर्तित किसमें किया जाएगा? स्वर्ण की बजाय सीधे डॉलर में। लेकिन अमेरिका की जो मुद्रा है, यूएसए की जो डॉलर है, वो किसमें बदलेगी? स्वर्ण में। किसमें? स्वर्ण से उसकी वैल्यू देख ली गई डॉलर की और देश क्या करेंगे? अपनी मुद्रा का परिवर्तन किसमें करेंगे? डॉलर में करेंगे। लेकिन अमेरिका की मुद्रा की तुलना किससे की गई? स्वर्ण से की गई, वैल्यू निकाली गई स्वर्ण में। तो अगर किसी देश को मुद्रा के प्रति मूल्य मिलेगा, स्वर्ण में मुद्रा का मूल्य, स्वर्ण में मुद्रा का मूल्य मिलेगा। और इस तरह से यह ब्रेटन वुड मुद्रा प्रणाली में विभिन्न बिंदु हैं जिस सतत समायोजन, सतत समंजन क्या था? सतत समंजन। हाँ, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत पैगिंग की गई। क्या की गई?
पैगिंग कि भाई जैसे मान लिया एक खूंटी होती है ना, खूंटी होती है, गाय को बांध दिया इससे खूंटी से तो कितनी दूर जा सकती है, जितनी लंबी रस्सी होगी। तो ऐसे ही नियंत्रण करके इनको भी बोल दिया गया चारों तरफ से कितना जाएगी, जितनी रस्सी होगी उतना ही जा सकती है ना। ऐसे ही इसमें भी क्या किया गया, बैटन वुड में थोड़ा सा सतत समंजन करने की स्वतंत्रता दी गई, कि पैकिंग करने की स्वतंत्रता दी गई, थोड़ा बहुत परिवर्तन करने की स्वतंत्रता मिल गई। अब हमें बोलती है लोचपूर्ण विनिमय दर, इसमें किसमें निर्धारित हो रही है विनिमय दर, केवल मांग और पूर्ति की शक्तियों में। किससे? मांग और पूर्ति, पूर्ति की शक्ति में निर्धारित हो रही है। तो ये होता है जो लोचपूर्ण विनिमय दर है। विनिमय दर इज इक्वल टू, विनिमय दर किसका परिणाम है, फंक्शन ऑफ डी एंड एस। किसका? फंक्शन ऑफ डी एंड एस। हाँ, बाजार में ये परिणाम है विनिमय दर, मांग और पूर्ति, जो भी मांग की पूर्ति। तो अच्छी बात है, मांग और पूर्ति के कारण हो रही है स्थिर विनिमय दर, लोचपूर्ण विनिमय दर। अच्छा, इसके भी अपने गुण दोष हैं। ये अभी मैं ये पढ़ाने लग गया हूं तो इस तब तक इसमें आ जाते हैं। इसके क्या है, क्यों स्थिर विनिमय दर के गुण क्या है। ये क्या करता है, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन मिलता है। किसको प्रोत्साहन मिलता है? विदेशी विनिमय का पूंजी को। इसके गुण भी देख लेते हैं। विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा, पूंजी निर्माण करने में सहायक है ना। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहायक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहायक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पूंजी निर्माण, विदेशी मुद्रा को प्रोत्साहन, और क्या होता है कि भुगतान संतुलन में सहायक। किसमें? भुगतान संतुलन में सहायक और आर्थिक नियोजन में सहायक। ये सब विदेशी विनिमय में के लिए फायदेमंद है। स्थिर विनिमय दर से ये संभव करने में सहायता मिलती है। इसके दोष क्या हैं, इसके दोष भी पढ़ लेते हैं स्थिर विनिमय दर के। अब दोष क्या है स्थिर विनिमय दर के, दोष क्या है बताइए। दोष ये हैं कि ये क्या करता है, क्षेत्रीय जो है इसमें केवल कुछ ही चीजों को नियंत्रण करने के लिए अन्य बड़ा क्षेत्र लेना पड़ता है। केवल विदेशी विनिमय दर को देखने के बजाय, एक मिनट रुकना, दोष हम देखते हैं कि क्या है, राष्ट्रीय हितों की अवहेलना। स्थिर विनिमय दर में किसकी अवहेलना हो सकती है? राष्ट्रीय हितों की अवहेलना हो सकती है। किसकी? राष्ट्रीय हितों की अवहेलना हो सकती है। कैसे? कि विदेशी विनिमय दर की ओर ध्यान केंद्रित होने पर जो अंतरराष्ट्रीय जो पहलू है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, अंतरराष्ट्रीय हित में ही ज्यादा ध्यान जाता है स्थिर विनिमय दर के कारण, और राष्ट्रीय हित की अवहेलना हो जाती है। दूसरा क्या है, व्यापक क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता। व्यापक क्षेत्र में क्या होता है, नियंत्रण करना होता है। व्यापक क्षेत्र पर नियंत्रण करना होता है विनिमय दर के लिए। तो केवल विनिमय दर ही नहीं बल्कि देश में जो भी व्यापार है, जो पूंजी व्यवस्था है, जो भी ऋण व्यवस्था है, जो इत्यादि अन्य व्यापार है, तो वह भी ये साथ में नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। तो काफी व्यापक क्षेत्र पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। और आर्थिक उच्चावचन भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? आर्थिक उच्चावचन में स्थिर विनिमय दर में दिक्कत होती है और यह नियंत्रित नहीं रहता और उसकी कमियां प्रकट होती हैं स्थिर विनिमय दर की। तो ये हमने समझा था स्थिर विनिमय दर। अब आ जाते हैं विनिमय दर। यहाँ पे हम समझ रहे थे कि ये परिणाम किसका है, विनिमय दर परिणाम किसका है, लोचपूर्ण विनिमय दर, डिमांड और सप्लाई का। किसका? डिमांड और सप्लाई। हाँ, तो लोचपूर्ण विनिमय दर है क्या? लोचपूर्ण विनिमय दर है कि विनिमय दर जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता और जिसका निर्धारण बाजार की मुद्रा की मांग और बाजार में मुद्रा की पूर्ति पर निर्धारित होता है। तो अब समझते हैं कि मुद्रा की मांग कितनी होती है और क्यों होती है। मुद्रा की मांग किस लिए की जाती है? मुद्रा हमने पिछली बार मांग पढ़ा था। ऐसे ही विदेशी विनिमय दर और विदेशी मुद्रा की मांग, यहां क्या आएगा, विदेशी मुद्रा की मांग। तो ये कैसे बनेगा? ऐसे,
ये हम डिमांड करते जाएंगे, विनिमय दर कम होगी तो हम ज्यादा मांगेंगे, और विनिमय दर तो मांगते क्यों हैं, हम इसकी डिमांड करते क्यों हैं, ये भी समझ लेते हैं। पहली चीज, हम मांग करते हैं व्यापार के लिए, आयात और हाँ देखिए, अगर हमको आयात कर रहे हैं तो हमको भुगतान उस देश को किसमें करना पड़ेगा, उसी की मुद्रा में करना पड़ेगा। वो बोलेगा हमको हमारी मुद्रा में पेमेंट दे दो या सोने में दे दो, तो उस देश को पेमेंट करने के लिए हमको उस देश की मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। अभी डिमांड की बात कर रहे हैं, तो आयात के लिए, वस्तुओं का आयात करने के लिए। दूसरा, सट्टेबाजी क्रियाएं, सट्टेबाजी क्रिया करके कोई कमाना चाहता है तो उसके लिए भी। निवेश, विदेशों में निवेश, कहां, विदेशों में, विदेशों में निवेश करना है, तो हमको उस देश में निवेश करना है तो वहां की मुद्रा चाहिए, तो हमको वहां की मुद्रा में सट्टा लगाना है तो चाहिए, आयात के लिए चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय अन्य भुगतानों के लिए, अंतरराष्ट्रीय अन्य भुगतान के लिए चाहिए। और साथ में पांचवा पॉइंट, भेंट एवं उपहार देना है किसी को विदेश में, उसके लिए भी चाहिए, भेंट एवं उपहार, भेंट एवं उपहार। इन 5 कारणों से आपसे पूछा जाएगा हम क्या मुद्रा की मांग बताइए। ये मांग नहीं बोल रहा जो हमने वेस्टी में पिछले साल पढ़ी, बल्कि मुद्रा की मांग किस लिए की जाती है, ये आपको पॉइंट बताइए। देख रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इसी तरह से अब हम समझते हैं इसीलिए मांग की जाती है, और इसका वक्र मांग का, मुद्रा की मांग का इस तरह होता है। अब सप्लाई की मांग क्यों की जाती है, तो यही पॉइंट रहेंगे, लेकिन की जाती है आयात की जगह क्या लिखेंगे आप, निर्यात। अगर हम विदेशों को भेज रहे हैं तो क्या मिलेगा, हमको पूर्ति करनी है, ठीक है, और पूर्ति हमको प्राप्त होगी, मुद्रा की उपलब्धता हो जाएगी निर्यात करने में। और साथ में सट्टे के लिए, भारत में पैसा आ रहा है ना, पूर्ति हो रही है, और विदेशों में नहीं, भारत में निवेश, कहां, देश में निवेश, भारत में लिख लो या देश में निवेश लिख लो, जिस भी देश को ऐसा, देश में निवेश के लिए भी पैसा आएगा, पूर्ति होगी, वहां से मिलेगा। मतलब पूर्ति माने कहां से मिलेगा, मिल रहा है, निर्यात करने से मिल रहा है, सट्टे से मिल रहा है, अगर देश में कोई पूंजी का प्रवाह आ रहा है तो हो रहा है। और साथ में अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्राप्ति के लिए, अंतरराष्ट्रीय प्राप्तियों से आएगा, और सट्टेबाजी क्रिया हो गई, और साथ में भेंट उपहार किसी ने दिया है उससे भी हमको क्या बनेगी, विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी देश में। तो ये हमारे क्या थे, लोचपूर्ण विनिमय दर। तो इससे इसके गुण क्या है, लोचपूर्ण विनिमय दर अभी तो हमने खाली, अब इसके गुण देख लेते हैं। ये क्या है, सरल है, क्या है, सरल अर्थव्यवस्था है, और क्या है, सतत समायोजन होता रहता है। क्या होता रहता है, सतत समायोजन करता रहता है, बाजार में मांग पूर्ति का अपने आप ही समायोजन होता रहता है। इसमें जैसे आर्थिक उच्चावचन में दिक्कत आती थी, ये क्या कर लेता है, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, तो ये इसके गुण हैं। तीसरा, आर्थिक नियोजन में भी ये क्या करता है, या भुगतान संतुलन में सहायक, भुगतान संतुलन में सहायक है, भुगतान संतुलन करने में मदद करता है लोचपूर्ण विनिमय दर। और चौथा क्या है, जो हमारे संसाधन का कुशलतम उपयोग, क्या है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये तो ये 4 इसके क्या है, विनिमय दर के गुण हैं। इसके दोष क्या हैं फिर, लोचपूर्ण विनिमय दर के दोष भी होंगे क्या कुछ, तो दोष इसके क्या हैं कि अगर निम्न ट्रैप में कभी फंस गया, निम्न लोचपूर्ण दर में, निम्न दर में ये फंस गई अर्थव्यवस्था, तो इसको उबरना बड़ा मुश्किल है। और साथ में दूसरा, आर्थिक अस्थिरता भी अगर कभी हो गई तो लोचपूर्ण विनिमय दर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कुछ कमियां भी हैं, दोष भी हैं। आर्थिक उच्चावचन में काम नहीं करेगा, आर्थिक उच्चावचन भी लिख लो, आर्थिक उच्चावचन में इसको भी दिक्कत आ सकती है, और थोड़ा बहुत तो समायोजन कर लेते हैं। आर्थिक उच्चावचन, आर्थिक अस्थिरता और निम्न दर अगर बन गई इसकी जो हमारी मांग और पूर्ति की, तो वहां भी दिक्कत आ सकती है। एक तरफ मांग है, एक तरफ ये लोचपूर्ण विनिमय दर के डिमांड और सप्लाई को हम समझना चाह रहे हैं, लोचपूर्ण विनिमय दर के मांग और पूर्ति को चित्र द्वारा समझना चाह रहे हैं। तो अभी मैंने बताया इसका चित्र कैसे होगा,
मांग का चित्र विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और यहाँ पे डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी। तो इसका कैसे बना चित्र, ऐसे बना, मांग का डी डिमांड, और पूर्ति का चित्र कैसे बनेगा, पूर्ति का बनेगा ऐसे। ठीक है, समझ में आया। जी सर। यहां पे क्या है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्या बनेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट, एंड यहां पे क्या है, सप्लाई ऑफ मनी। अच्छा, तो ये बाजार में कैसे लोचपूर्ण विनिमय दर में ये दोनों मिलते कैसे हैं? तो पिछले साल भी हमने संतुलन देखा था। यहां पे क्या आ जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट आएगा, यहां पे हम लिखेंगे दोनों चीज आ जाएंगी, डिमांड और सप्लाई, यानी कि मुद्रा की मात्रा, क्या है, विदेशी मुद्रा की मात्रा, क्या आएगा यहाँ, विदेशी मुद्रा की, विदेशी मुद्रा की मात्रा आ रही है। तो ये क्या होगा, डिमांड ये है और सप्लाई ये है। तो कहां निर्धारण हो गया विनिमय दर का, संतुलन विनिमय दर कहां स्थापित हो गई, लोचपूर्ण विनिमय दर बाजार से यहां पे निर्धारित हो गई। अब हम समझना चाहते हैं इसमें कि इनमें कभी परिवर्तन आने से, और ये मैंने बता दिया मांग क्यों की जाती है, अभी मैंने बताया था मांग, इनका निर्धारण यहां पे हो गया, मान लिया जाए कभी इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, मान लिया जाए ये डीडी बढ़ जाए, आगे क्या हो जाए, डीडी बढ़ जाए, आगे की तरफ बढ़ जाए। परिवर्तन होने से विनिमय दर में क्या परिवर्तन आएगा ये समझना। यहां पे निर्धारित है ना विनिमय दर, जी सर। अगर मान लिया डिमांड कर्व बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, मुद्रा की मांग, तो विनिमय दर भी बढ़ जाएगी, क्या होगा, विनिमय दर। देखो अब यहां निर्धारित हो गई ना, तो विनिमय दर कहां पहुंच गई, यहां से यहां, और इसकी मांग बढ़ने के कारण ऐसा हुआ। लेकिन अगर पूर्ति बढ़ जाए, पूर्ति का विस्तार हो जाए, पूर्ति यहां थी ना, ये एस पूर्ति है, मान लिया जाए ये पूर्ति है, कौन है ये, सप्लाई, और ये नई सप्लाई यहां है, और डिमांड आपकी ये सीधी है। अब बताओ कि पहले हम इस बिंदु में थे तो विनिमय दर ज्यादा थी, अब विनिमय दर कम हो गई है। जी सर। यही मैं समझाना चाहता हूं कि मैं पूछ रहा हूं, अगर पूर्ति में वृद्धि होगी तो विनिमय दर में कमी आएगी, मांग में वृद्धि होगी तो विनिमय दर में कमी है, वृद्धि होगी। ठीक है, और अगर और भी संबंध देखना है तो अपने आप चित्र बना के देख लो कि भाई हमारी डिमांड ये है और सप्लाई ये है, डिमांड कम हो गई, अब डिमांड बढ़ने की बजाय डिमांड कम हो रही है, तो विनिमय दर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले से, पहले यहां थी, अब कहां है वो, यहां है, इस बिंदु में जीरो से लेकर इतनी पहुंची है। तो ये समझना है विनिमय बाजार, ये समझना है। तो विदेशी विनिमय बाजार से अभिप्राय यह है कि ऐसा बाजार जहां पे विदेशी मुद्राओं का क्रय और विक्रय करता है, कौन करता है, विदेशी मुद्राओं का क्रय करने वाली व्यवस्था या बाजार क्या कहलाता है, विदेशी विनिमय बाजार कहलाता है। अब मैं ये समझाना चाहता हूं, तो विदेशी विनिमय बाजार करता क्या है, सबसे पहले आपका हस्तांतरण कार्य है और साख संबंधी कार्य भी करता है। ये क्या करता है, साख संबंधी कार्य, किसी को देना है ऋण इत्यादि, वह इसमें भी मदद करता है। और जोखिम संबंधी बचाव, जोखिम अगर किसी को कहीं है व्यापार में किसी देश को, तो उसमें ये जोखिम में बचाव करने के लिए भी ये बाजार आता है सामने। तो इस तरह से ये कार्य करता है। विदेशी विनिमय बाजार में हस्तांतरण कार्य होता है, साख संबंधी कार्य होते हैं, और जोखिम संबंधी कार्य ये करता है विदेशी विनिमय बाजार। यानी कि मुद्राओं का क्रय विक्रय करने के अलावा ये क्या कर रहा है, उनको इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है, साख संबंधी किसी को ऋण देना है उसको दे रहा है, और कोई दिक्कत आती है तो उसकी में भी ये सहयोग कर रहा है। अब हम आते हैं सीधे से किसमें, इसकी कार्य पद्धति, विदेशी विनिमय बाजार की कार्य पद्धति समझते हैं, कैसे ये कार्य करता है। इसके दो तरीके के कार्य हैं। कैसे कार्य हैं, हाजिर बाजार, क्या बाजार, हाजिर, हाजिर बाजार, यानी कि स्पॉट मार्केट, कौन सा, स्पॉट, स्पॉट, और दूसरा वायदा बाजार। क्या है ये, वायदा बाजार,
अब इनका अर्थ समझ लेते हैं कि ये विनिमय बाजार जब हाजिर बाजार में क्या होता है, हाजिर बाजार माने आज के दिन वर्तमान में ही जब हम मुद्रा का क्रय विक्रय कर रहे हैं तो वही क्या है, हाजिर बाजार। तो ये क्या, इसकी विशेषताएं क्या होंगी, हाजिर बाजार का अर्थ बता दिया हमने कि ये इसकी दैनिक प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है, दैनिक, कि रोज का रोज किया जाता है, भविष्य के बारे में ये नहीं सोचता। और क्या नहीं सोचता, भविष्य के संबंध में कोई लेन देन यहाँ नहीं होता, ठीक है। और ये क्या होता है, दैनिक प्रवृत्ति का होता है, जो वर्तमान में कार्य हो रहे हैं उससे संबंधित होता है। तो वायदा बाजार क्या होता है, वायदा बाजार जब मुद्रा को, विदेशी मुद्रा को हमें आवश्यकता है और हम भविष्य में उसके लिए आज वायदा कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं लेकिन भविष्य के लिए कर रहे हैं, भविष्य संबंधित जो लेन देन है उसे वायदा बाजार कहते हैं। आज हमने साइन कर देंगे उसमें बॉन्ड में, या जो हमारे पेपर है बॉन्ड में साइन कर देंगे कि हमको इतने महीने बाद या इतने समय बाद क्या करना है, हमको पक्का ये वायदा करके दीजिए कि ये हमको मुद्रा। तो ये करते क्यों है वायदा बाजार, भविष्य में होने वाले भी कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए, और दूसरा सट्टे के लिए। क्यों किया जा रहा है वायदा बाजार, भविष्य में आज क्यों बॉन्ड बना के निर्णय कर लेते हो कि हमको इतना स्वर्ण दे देना या हमको ये वस्तु, ये वाली मुद्रा इतनी चाहिए भविष्य में। उसके कारण क्या है, पहला कारण है कि भविष्य में कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए, किसके लिए, प्रतिकूल समस्या से बचने, और दूसरा सट्टेबाजी के लिए, प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए, और दूसरा सट्टेबाजी से के काम के लिए, सट्टेबाजी के लिए। भविष्य में ये अपना अंदाजा लगा रहा है कि स्पेकुलेशन, कि भाई भविष्य में कीमत अपनी मुद्रा वो खरीद रहा है, बेच रहा है, जो भी कर रहा है उसके अनुमान से आज ही उसने अपना क्या कर लिया है, साइन करके वो तैयार कर लिया है, भविष्य में ये लेन देन हम करेंगे। इन दो कारणों के लिए वायदा बाजार से काम किया जाता है। इस तरह से हमारे विदेशी विनिमय बाजार की कार्य पद्धति भी हमने समझी। और अब हम समझना चाहते मिक्स्ड सिस्टम ऑफ विनिमय दर। विनिमय दर कौन कौन सी है, इसमें है विस्तृत सीमा पट्टी। क्या है, विस्तृत सीमा पट्टी, विस्तृत सीमा पट्टी, इसको कहते हैं वाइडर बैंड। यह है चलित सीमा बंद, चलित सीमा बंद। और फिर है प्रबंध तरणशीलता। क्या है, प्रबंध तरणशीलता, मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब इनको समझना चाहते हैं, ये क्या है, मिक्स्ड सिस्टम है विनिमय दर निकालने के लिए। तो विनिमय दर तो निर्धारित हो ही रही है, लेकिन अगर विनिमय दर में कहा जाए कि थोड़ा सा आप परिवर्तन कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, मान लिया जाए, जब इसके लिए कहा जाए विस्तृत सीमा पट्टी से हमारा अभिप्राय यह है कि जब हम विनिमय दर में लगभग 10% तक विनिमय दर में ऊपर या नीचे जा सकें तो यह क्या कहलाएगा, विनिमय दर की विस्तृत सीमा पट्टी। मान लिया जाए, मैंने कहा एक जो पौंड है वो किसके बराबर है, 80 रुपए के बराबर। अब हम कितना परिवर्तन कर सकते हैं, 10% परिवर्तन कर सकते हैं। 10 माने 10% कितना होगा 80 का, 8, कितना होगा 8। तो ये कहां तक जा सकती है, 88 तक, और 8% कम कर दिया, ये तो प्लस कर दिया। और 80 में अगर हम माइनस कर दें 10% तो ये कितना हो जाएगा, 8% कम कर लो तो 72। इस सीमा तक ये क्या कहलाएगी, वाइडर बैंड है। और विनिमय दर को हम क्या कर सकते हैं, इस सीमा तक हम नीचे जा सकते हैं और इस सीमा तक मैक्सिमम ऊपर रह सकते हैं, और इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे। तो ये निर्णय देशवासी करते हैं। अब है चलित सीमा बंद। चलित सीमा बंद भी इसी तरह वाइडर विस्तृत सीमा पट्टी की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, परिवर्तन की दर बहुत कम होती है, 1% के बराबर। कितने प्रतिशत, 1% के आसपास होती है, 1% ऊपर 1% नीचे। तो ये क्या कहलाता है, चलित सीमा बंद। क्या कहलाता है, पैक्ड सिस्टम। क्या कहलाता है, पैक्ड कर दिया है, आसपास ही बांध दिया खूंटे में, बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं दी है।
क्या कर दिया है, पैक कर दिया। जैसे मैंने कहा खूंटी में बांध देना, उससे ज्यादा नहीं जा सकता, बहुत आसपास ही बांध दिया, पैक कर दिया है, चलित सीमा बंद हो गया। अब है तीसरी प्रबंध तरणशीलता। क्या है, प्रबंध हाँ, जब देश में विनिमय दर निर्धारण के लिए उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए। हाँ, कभी कभी देश में जो मौद्रिक सिस्टम को नियंत्रित करने वाले जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वह कभी कभी दिशा निर्देश दे दे कि आपने प्रबंध तरणशीलता में इस तरह से विनिमय दर ऐसे निर्धारित करें और उस गाइडेंस को फॉलो किया जाता है, तब तक प्रबंध तरणशीलता कामयाब है। जब तक नियम दिए जाएं और आदेश दिए जाएं और उसको माना जाए अर्थव्यवस्था में विनिमय दर निर्धारण में, तब तक ये अच्छा काम करती है। नहीं तो अगर ये विनिमय दर पर आदेश का अनुसरण ना करते हुए खुले बाजार में वो अपने आप विनिमय दर निर्धारण की ज्यादा स्वतंत्रता होने पर ये मैनेज फ्लोटिंग किसमें बदल जाती है, डर्टी फ्लोटिंग नाम देते हैं इसको। तब क्या कहते हैं, तब देश की व्यवस्था में दिक्कत आने लगती है, तब ये क्या कहलाती है, डर्टी फ्लोटिंग। क्या कहलाती है, गंदी तरणशीलता। क्या कहलाती है, गंदी तरणशीलता में बदल जाती है, डर्टी। मैनेज प्रबंधन किया नहीं हो रहा है और उसको माना नहीं जा रहा है, तब ये मैनेज किसमें बदल जाती है, प्रबंधित डर्टी फ्लोटिंग में। अब हम एक छोटा सा और विषय लेते हैं कि भाई नवीनतम मुद्दे क्या क्या आए इस संबंध में, और वो अगले पार्ट को भुगतान संतुलन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अब हम समझते हैं प्रणालियां। नवीनतम कुछ जो परिवर्तन आया, हालांकि इसको भी काफी समय हो गया है, नवीनतम जो परिवर्तन आए हैं विनिमय दर, नवीनतम परिवर्तन जो आए हैं वो क्या है। देखिए, एक बार परिवर्तन क्या आया था, पहले से कोशिश की जा रही है कि भाई सभी देश सोचते हैं कि उनके विनिमय दर में स्ट्रॉन्गनेस आए, स्थिरता आए, और वह सभी देशवासी यहाँ की मुद्रा की मांग करते रहे आवश्यक रूप से। तो क्या है, एक बार कोशिश हुई कि हम अपनी विदेशी मुद्राओं को कैसे बढ़ाएं, लम्स लाया गया। कब, 1992-93 में औद्रिक उदारवादी लीनियंसी लाई गई एक्सचेंज रेट। क्या, किसमें, मतलब उदार लीनियंसी किसमें लाई गई, इन एक्सचेंज रेट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम में। कब किया गया ये लम्स को, 92-93 के बजट में। कब, 1992 के बजट में। इससे क्या परिवर्तन आया हमारे 94 के बजट में। कब, 94 के बजट में। यही लम्स के कारण 94 के बजट में जो हमारा विनिमय दर है ये किसमें पूर्णतः लागू हो गया, चालू खाते में परिवर्तनीय हो गया। क्या हो गया, चालू खाते में। अब हम कोई भी विदेशी चीज को लेते हैं, अगर कोई हम भरोसा दिलाते हैं और बोलते हैं हमारी मुद्रा क्या है, चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता। चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता कब आ गई कि हम भरोसा दिला रहे हैं करंट जो भी उसका वैल्यू होगी उसके बदले में हम आपको दे देंगे। एक और होता है पूंजी खाते में। पूंजी खाते में तो आपसे वो स्वर्ण भी मांग सकता है कि भैया हमको ये आपका पैसा नहीं चाहिए, हमको स्वर्ण दे दो। तो इसको भी प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए भी तारापुर समिति बनी थी। कौन सी समिति बनी थी, तारापुर, क्योंकि अगले वाले पार्ट में चालू खाता और इसके बारे में विस्तृत बातें करेंगे, इस पर प्रश्न भी काफी आते हैं। तो तारापुर समिति बनी, लेकिन निर्णय किया गया था कि जल्दी निर्णय कर लेंगे और कुछ 10-15 साल में ही संभव हो जाएगा, लेकिन आज तक इस पर कुछ काम नहीं हो पाया है पूंजी खाते में। नहीं तो पूंजी खाते में होगा तो हमसे वो स्वर्ण मांग सकते हैं व्यापार करने वाले। चालू खाते में तो जो वर्तमान की वैल्यू है वो मांगी जाएगी, उसके बदले में हमको आप दे दीजिए जो भी रिकॉग्नाइज्ड मुद्रा है। लेकिन पूंजी खाते में अगर हमने परिवर्तनीयता कर दी तो ये बड़ा टफ बना हुआ है, इसमें अभी तक संभव नहीं हो पाया। लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ है भारतीय अर्थव्यवस्था कि हम पूंजी खाते में भी अपने व्यापार की मुद्रा का विनिमय दर को कर देंगे भविष्य में। इस तरह से हमने समझा आज विदेशी विनिमय दर के बारे में बहुत सारी चीजें, और आप लोग आशा है कि ये जो भी कंसेप्ट है ये यही सी पार्ट के लिए नहीं है, आने वाले पाठों के लिए है, या जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं और उस कोरिलेशन को ध्यान में रखते हुए आप पाठ का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।